नमस्कार, मैं जनता श्रीओम गौतम। आज भारत के 51वें सीजेआई के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना ने अपनी शपथ ग्रहण कर ली है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। उनसे जुड़े हुए तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे उनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के साथ ही ये तय हो गया था कि वो भारत के आने वाले समय में 51वें सीजेआई बनेंगे और 6 महीने के लिए बनेंगे। ये सब पहले से तय कर दिया जाता है, या फिर आप कहें कि जो कॉलेजियम होता है वो पहले से ही अगले 5 साल के लिए लगभग ये फिक्स कर देता है कि कौन व्यक्ति कब और कैसे सीजेआई के पद पर पहुंचेगा और कितने दिन के लिए वो सीजेआई रहेगा। संजीव खन्ना जो तमाम बड़े फैसलों में शामिल रहे हैं और उनके ऊपर तमाम विवादों के आरोप भी पहले लगे थे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये सीजेआई अब जो सीजेआई बने हैं, जब इनकी नियुक्ति हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर, तब भी बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ था, क्योंकि कॉलेजियम ने ये फैसला जो लिया था इनकी नियुक्ति का, वो अपने आप में बड़ा विवादास्पद था। विवादास्पद इसलिए था कि उनसे 32 जज और सीनियर थे, लेकिन उन सभी 32 जजों की सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए तब के सीजेआई यानी कॉलेजियम के अध्यक्ष रंजन गोगोई ने इनकी नियुक्ति की थी सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर। दरअसल होता यह है कि कौन व्यक्ति किस उम्र में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा रहा है, किस डेट में नियुक्त किया जा रहा है, इसी से यह काउंट होता है कि उसकी सीनियरिटी के हिसाब से वो कब सीजेआई बनेगा और कितने दिन के लिए सीजेआई बनेगा। जब इस पर सवाल उठे थे तो रंजन गोगोई ने 2 तर्क दिए थे, जिन्हें आपको तर्क भी कह सकते हैं। पहला तर्क ये दिया गया था कि चूंकि ये अगर जज बनाए जाते हैं तो ये 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बनेंगे, इसलिए इनकी नियुक्ति की गई है। अब इसमें क्या लॉजिक है ये किसी को समझ में नहीं आया था। दूसरा तर्क रंजन गोगोई के कॉलेजियम ने ये दिया था कि चूंकि ये पिछले 20 सालों से दिल्ली हाई कोर्ट से कोई भी जो जज नियुक्त हुआ है सुप्रीम कोर्ट में वो सीजेआई के पद पर नहीं पहुंचा है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट को वो सीजेआई के तौर पर प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। यानी आप समझ लीजिए कि कॉलेजियम ये पहले से ही तय कर देता है कि कौन व्यक्ति सीजेआई बनेगा, कितने दिन के लिए सीजेआई बनेगा, और इस तरीके से पिछले 51 जो सीजेआई हुए हैं उनमें तमाम विवाद भी इसी बात को लेकर उठते रहे। अगर लंबी अवधि की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लंबी अवधि के लिए 7 साल के लिए सीजेआई जो रहे थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के पिता थे, वो सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए सीजेआई रहे थे। और सबसे कम समय के लिए सीजेआई का आप देखेंगे तो केवल 17 दिन के लिए एएन रॉय भारत के सीजेआई रहे हैं। कितना अंतर है दोनों की इस पूरे के पूरे अवधि के अंदर। और जब से ये पूरा का पूरा कॉलेजियम वाला सिस्टम पिछले 90 के दशक से अस्तित्व में आया है या प्रभाव में आया है, उसके बाद तो तमाम विसंगतियां देखने को मिलती हैं। एक और बड़ी बात यह है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, जिसको के कस्टोडियन होने का दावा किया जाता है संविधान का, वो कितना कस्टोडियन है इसी बात से समझा जा सकता है कि अब तक 51 सीजेआई बन चुके हैं, लेकिन एक भी महिला को सीजेआई के पद पर प्रोन्नत या नियुक्त नहीं किया जा सका है। ये कितने बड़ी विडंबना है। और ऐसा पहले सरकार की तरफ से भी होता था। कांग्रेस की जब सरकार थी तो इन्हीं संजीव खन्ना के जो चाचा थे हंसराज खन्ना, उन्होंने एक ऐसा डिसीजन दे दिया था या डिसीजन में डिसेंट रखा था, जिसकी वजह से उनकी सीनियरिटी को दरकिनार करते हुए हमीदुल्लाह बेग को भारत का सीजेआई बना दिया था इंदिरा गांधी की सरकार ने। लेकिन केवल सरकारें ऐसा करती रही हैं ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि जब से ये कॉलेजियम बना है तो कॉलेजियम भी किस तरीके से जजों की सीनियरिटी को, उनकी बैकग्राउंड को दरकिनार रखता है, बल्कि उन लोगों को ही प्रमोट करने की कोशिश करता है जिनके रिश्तेदार या तो जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, या बड़े पदों पर रहे हैं, या उनकी बहुत ऊंची रसूख या अप्रोच रही है। ये मामला सीजेआई के तौर पर संजीव खन्ना की नियुक्ति के बाद फिर से हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और उनसे 32 सीनियर जज जो थे उन सभी की सीनियरिटी को दरकिनार कर दिया था तब के कॉलेजियम ने, या फिर कहें कि तब के सीजेआई रंजन गोगोई ने।
इसके बाद में एक और विवाद उत्पन्न हुआ था कि जब रंजन गोगोई के ऊपर शोषण के आरोप लगे थे, महिला शोषण के, तो उसकी सुनवाई के लिए जो बेंच बनी थी उसमें संजीव खन्ना को रख दिया गया था। और संजीव खन्ना जिस बेंच में थे उसने उन सभी आरोपों से रंजन गोगोई को एकदम से क्लीन चिट दे दी थी। ये बाद में इस पर ये सवाल उठा था कि क्या इसीलिए रंजन गोगोई ने संजीव खन्ना को जज नियुक्त किया था सुप्रीम कोर्ट पर। तमाम आरोप लगते रहे हैं और इन आरोपों पर या इस तरीके की बातों पर कोई भी सवाल उठाने से बचता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए किसी भी विवाद पर टिप्पणी करेंगे, सवाल उठाएंगे, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस चल जाएगा, जिससे सब लोग डरते हैं। इस केस को अगर कोई समझता है तो वो वकील होते हैं, लेकिन वकील भी ऐसे सवाल नहीं उठाते क्योंकि उनको अपनी वकालत चलानी होती है। यानी ये जो ऐसे सवाल है जो जिनमें तमाम विसंगतियां होती हैं, तमाम विवाद होते हैं, तमाम तर्क कुतर्क होते हैं, उसके बावजूद उस पर आम जनता चर्चा नहीं करती है, आम जनता उस पर सवाल नहीं उठाती है। और जिन जजों को वो न्याय का देवता मानने की भूल करते हैं, उनके बैकग्राउंड में कितने विवाद होते हैं, इसको भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। जबकि अगर देखा जाए तो न्याय का न तो मंदिर है सुप्रीम कोर्ट, और ना ही न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायमूर्ति या न्याय के देवता होते हैं, वो भी हमारी आपकी तरह भारत के नागरिक होते हैं और प्रमोशन के आधार पर या दूसरे कॉलेजियम की कृपा से वो सीजीआई तक के पद तक पहुंचते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो खुदाई खिदमतकार हैं या फिर खुदा के पैगंबर हैं जिसकी वजह से उन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर जनता उनके तमाम जो विवाद होते हैं उस पर सवाल उठा सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस तब लगता है जब आप सुप्रीम कोर्ट की जो संस्था है उस पर सवाल उठाते हैं या उसका अपमान करते हैं। लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठाना संविधान के दायरे में कहीं से भी कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के दायरे में नहीं आता है, जिसको कि ज्यादातर पत्रकार भी नहीं समझते हैं। और इसीलिए जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, चाहे वो देश हित में हो, लार्जर जनता के हित में हो या नहीं हो, वो उस पर टिप्पणी या सवाल करने से बचते हुए दिखाई देते हैं। हम पिछले कई दिनों से, आपने देखा होगा, जब से हमने ये चैनल शुरू किया है और जब से हम वीडियो डाल रहे हैं तब से इस तरीके के मुद्दों को उठाते रहे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कॉलेजियम जो कि न तो किसी भी तरीके से जनता के प्रति जवाबदेह है, न संसद के प्रति जवाबदेह है, वो किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं है। वो इस तरीके की जो विसंगतियां पूर्ण नियुक्तियां करता है, उससे जो सवाल पैदा होते हैं उस पर बचकर निकल जाता है। कॉलेजियम संविधान के अनुरूप बनी हुई कोई संस्था नहीं है, बल्कि ये परंपरा से विकसित हुई एक संस्था है जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 5 जजों के तौर पर कॉलेजियम की एक गठन हो जाता है और वही कॉलेजियम तय करता है कि कौन व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनेगा, कौन बाद में सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा और कौन सीजेआई बनेगा। सब कुछ ये कॉलेजियम फिक्स कर देता है। यहाँ योग्यता को, यहाँ अनुभव को, सब चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है, जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण के तौर पर आप जस्टिस संजीव खन्ना को देख सकते हैं। हम उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहे, हम किसी भी बात पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सवाल उस बात पर उठा रहे जो उनकी नियुक्ति के साथ उठा था कि 32 सीनियर जजों की दरकिनार करके उनको चीफ जस्टिस बनाने के लिए पहले से ही एक फिक्सिंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त किया गया था। अगर आप देखेंगे सभी जो अब तक सीजेआई हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिकॉर्ड देखेंगे तो ज्यादातर जो जजेस होते हैं, 2 तरीके से जजेस की नियुक्ति होती है, 2 क्षेत्र से होती है। एक होता है बार, एक होता है बेंच। यानी कि जो पहले से जज है, हायर जो जुडिशरी है उसमें से जज के तौर पर जो प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुंचते हैं, या दूसरे जो सीनियर वकील बन जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको प्रमोट करके जज बना दिया जाता है। यह है कि हाई कोर्ट में वकालत करने वाले कुछ विशेष परिवारों से संबंध रखने वाले या रसूखदार परिवारों के होनहार वकील, जिनकी वकालत तो बहुत अच्छी नहीं चल रही होती है, लेकिन उनका संबंध कहीं ना कहीं बड़े परिवारों या पुराने जजों से होता है, तो उनको प्रमोट करके पहले एडिशनल जज बनाया जाता है हाई कोर्ट का, और उसके बाद उन्हें हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है। इसके बाद में हाई कोर्ट का जज बनने के बाद में उनकी सीनियरिटी होती है और सीनियरिटी के हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब नियुक्ति होती है तभी ये तय हो जाता है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे।
तो इस तरीके से ये सब पहले से फिक्स रहता है और ऐसा किसी भी अन्य डिपार्टमेंट पे या किसी अन्य नौकरी में या किसी अन्य पद के लिए आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति जब विधायक चुना जाता है तो कोई भी ये नहीं बता सकता वो कितने साल बाद मुख्यमंत्री बनेगा या मंत्री बनेगा। उसी तरीके से किसी भी सांसद के चुने जाने पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो देश का प्रधानमंत्री कब और कैसे बनेगा। या फिर आप जो सिविल सर्विसेज की नौकरियां होती है, कोई भी व्यक्ति आईएएस चुने जाने के बाद उसके बारे में कोई ये कहकर नहीं बता सकता कि वो व्यक्ति कब मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव बनेगा या राज्य का चीफ सेक्रेटरी बनेगा। तो इस तरीके से किसी भी नौकरी में आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है, ये जिस तरीके से जजों की नियुक्ति करता है उसके साथ ही लगभग ये तय हो जाता है कि अगर अपवादों को छोड़ दिया जाए तो कौन व्यक्ति कितने समय में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, कितने समय में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाएगा। ये निश्चित तौर पर सवालों के दायरे में होना चाहिए। और जजों को भी जनता के प्रति, अगर वो संविधान के अनुसार चलते हैं तो अगर वो कहते हैं कि हम न्यायपालिका हैं और हम न्यायपालिका होने के नाते न तो हम एग्जीक्यूटिव के प्रति जवाबदेह हैं और न ही हम लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका के प्रति, संसद और सरकार के प्रति वो जवाबदेह नहीं है, लेकिन उनको भी जनता के प्रति तो जवाबदेह होना ही चाहिए। और उसी तरीके से इस कॉलेजियम को भी जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। अगर सवाल उठते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को इस तरीके की नियुक्तियों से अलग रखा जाने की जरूरत है, या फिर जो क्लैरिफिकेशंस दिए जाएं वो ऐसे हों जो संवैधानिक तौर पर उचित माने जाने चाहिए। भारत का संविधान किसी को भी विशेषाधिकार देने की बात नहीं करता है। आरक्षण अलग चीज है, लेकिन विशेषाधिकार या किसी विशिष्ट बात को नजरअंदाज करना या किसी की वरीयता को नजरअंदाज करना असंवैधानिक माना जाता है। और अगर न्याय की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये अनुचित होता है। और ऐसे तमाम केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी आते रहते हैं, जब किसी व्यक्ति की वरिष्ठता को नजरअंदाज करके दूसरे व्यक्ति को प्रमोट कर दिया जाता है तो उस पर केस चलते हैं और ऐसे व्यक्तियों को फिर बाद में राहत भी दी जाती है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही ये सब उल्टा देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी नाम भेजता है कॉलेजियम के द्वारा, जो चयन किए जाते हैं व्यक्ति, चाहे हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर हो, हाई कोर्ट के जज के तौर पर हो, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हो, उन सभी नामों पर सरकार को मुहर लगानी पड़ती है। सरकार एक बार तो उनमें से कुछ नामों को कुछ ऑब्जेक्शंस के साथ वापस भेज सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम दोबारा से उन नामों को आगे बढ़ा देता है तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है और उसको हर हालत में उस नियुक्ति का जो पूरी की पूरा ब्यौरा होता है उस पर मुहर लगानी होती है। इसको लेकर मोदी सरकार एक कानून भी लेकर आई थी जुडिशियल रिफॉर्म्स का, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और ये कहा था कि ये संविधान की भावना के विपरीत है और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में सरकार का कोई भी दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये संविधान के भावना के विपरीत कैसे हो सकता है, जब संविधान नहीं कहा है कि सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। इन तीनों में एक समानांतरता होनी चाहिए, एक दूसरे से संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे को मिलकर ही वो संविधान का जो सरकार है या फिर आप कहें कि पूरी जो बॉडी बनती है उसका निर्माण करते हैं। तो कैसे एक जो संस्था है वो अपने आप को सर्वोच्च मान सकती है या वो निरंकुशता के साथ, या वो कह सकती है कि हम सबसे अलग हैं और हम ही संप्रभु हैं, जबकि भारत का संविधान तो ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना ही ये कहती है कि भारत की जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है और जनता में निहित होने के कारण जो सुप्रीम कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होते हैं वो भी जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, वो भी जनता को ही उन्हें जवाबदेह होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो अपने आप को सबसे ऊपर मान लेते हैं और इसी की वजह से ऐसे सवाल उठते हैं जो शुरुआत में तो उतने ज्यादा नहीं चुभते हैं लेकिन बाद में चुभते हैं। जैसे कि अब ये बात जब बार बार उठेगी कि जस्टिस संजीव खन्ना की नियुक्ति जो हुई थी वही अपने आप में विवादों से घिरी हुई थी। हालांकि उसके बाद में उन पर ऐसे बहुत ज्यादा आरोप नहीं लगे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से नियुक्ति के बाद जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ जो शोषण का मामला था उसको निपटाने में अपनी भूमिका निभाई थी, उस पर तमाम सवाल पैदा हुए थे और बाद में भी कई सारे सवाल उनके ऊपर उठते रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का मामला हो,
उसको लेकर ये जिस तरीके का उन्होंने तर्क दिया था कि उनको प्रचार के लिए ये जमानत दी जा रही है, तो ऐसा पहले तो न तो कोई परंपरा सुप्रीम कोर्ट की रही है और न ही कानून ही ऐसा कोई है कि कोई अगर व्यक्ति है और वो अगर किसी पार्टी का नेता है तो उसको चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी जा सकती है। लेकिन ऐसा उन्होंने किया और आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि क्या संजीव खन्ना अपने इस पद की गरिमा को उस उच्चता तक ले जा सकते हैं जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया था, या जिसके लिए 5 साल पहले जब उनकी नियुक्ति हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर और 32 सीनियर जजेस को दरकिनार कर दिया गया था उनकी सीनियरिटी को, क्या वो उसको उचित ठहरा पाएंगे? निश्चित तौर पर ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक सवाल जो बहुत बड़ा है कि क्या कॉलेजियम को इस तरीके की मनमानी करने की छूट मिलती रहनी चाहिए? क्या कॉलेजियम की जो परंपरा पड़ गई है इसको खत्म नहीं होना चाहिए? क्या जजों की नियुक्ति में जनता का और सरकार का कोई हाथ होना चाहिए, संसद का कोई हाथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर संसद इतनी अक्षम है तो संविधान ने संसद की व्यवस्था क्यों की है? संविधान के अनुसार ही संसद है, संविधान के अनुसार ही सरकार या कार्यपालिका है, तो फिर निश्चित तौर पर ये जो नियुक्तियां है वो कॉलेजियम का जो एकाधिकार है, कॉलेजियम की जो आप कहें कि निरंकुशता है, उसको खत्म करने की जरूरत है। जय हिंद।